यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे वैद्युत की अक्ष निरक्ष किसे कहते हैं और अक्ष और निरक्ष पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होता है, इन दोनों में क्या रिलेशन होता है, इसके बारे में आज अध्ययन करेंगे। तो आज का फर्स्ट टॉपिक है वैद्युत की अक्ष तथा निरक्ष। देखिए अक्ष तथा निरक्ष। अब देखिए अक्ष का क्या मतलब होता है, निरक्ष का क्या मतलब होता है। अक्ष का मतलब होता है एक्स एक्सिस और वाई का मतलब होता है निरक्ष। देखिए पहले मैं इन दोनों के डायग्राम बना देता हूं, फिर इन दोनों की डेफिनेशन लिखेंगे। कल इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, प्रीवियस लास्ट जो लेक्चर था उसमें दो समान परिमाण के आवेश परस्पर अल्पतम दूरी पर स्थित होने चाहिए। अल्पतम दूरी कितनी थी, 2 और इधर भी डायग्राम बना था ऐसे -q प्लस q, सेंटर पॉइंट हो, इसके बीच की डिस्टेंस है वो है 2। इसको a नाम दे दीजिए, इसको b, इसको भी a एंड b। ये दोनों डिफरेंट डायग्राम। अब देखिए हमें पहले अक्ष की परिभाषा पढ़नी है। तो अक्ष की परिभाषा क्या होगी, एक ऐसी रेखा जो वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र से गुजरती है और उसके साथ थीटा बराबर 0 डिग्री का कोण बनाती है, अक्षीय रेखा कहलाती है। तथा इससे संबंधित जो रेखा होगी उसे द्विध्रुव की अक्ष कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। देखिए एक ऐसी रेखा जो वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र से गुजरती है तथा उसके साथ थीटा बराबर 0 डिग्री का कोण बनाती है, अक्षीय रेखा कहलाती है। अक्ष से संबंधित जो रेखा होगी वो अक्षीय रेखा कहलाती है तथा इससे संबंधित अक्ष को द्विध्रुव की अक्ष कहते हैं। ये हो गया द्विध्रुव की अक्ष किसे कहते हैं और अक्षीय रेखा किसे कहते हैं। अब पढ़ते हैं द्विध्रुव की निरक्ष और निरक्षीय रेखा। देखिए एक ऐसी रेखा जो द्विध्रुव के केंद्र से गुजरे और उसके साथ थीटा इक्वल 90 डिग्री का कोण में करे, तो ये रेखा कहलाएगी निरक्षीय रेखा। देखिए इसकी डेफिनेशन क्या होगी, एक ऐसी रेखा जो द्विध्रुव के केंद्र से गुजरती है तथा इसके साथ थीटा इक्वल 90 डिग्री का कोण बनाती है, निरक्षीय रेखा कहलाती है तथा इससे संबंधित अक्ष इससे संबंधित अक्ष द्विध्रुव की निरक्ष कहलाती है। देखिए हम लोगों ने यहाँ पर इस डेफिनेशन स्टडी इसलिए की
क्योंकि आगे तो डेरिवेशन आएंगे कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक है द्विध्रुव के कारण वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की आपको गणना करनी है। तो देखिए सबसे पहले इसके डायग्राम के बारे में स्टडी करते हैं। माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज, इसको ए नेम दे दिया, इसको बी नेम। इसकी जो अल्पतम दूरी है उसका मान है 2 है। ये इसका सेंटर पॉइंट है O, यहां से यहां तक की डिस्टेंस है वो है A, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस है वो A। अब देखिए वैद्युत द्विध्रुव के साथ एक पॉइंट पढ़ा था कल हमने, वैद्युत द्विध्रुव आगमन, उसको P वेक्टर से डिनोट करते हैं। उसकी दिशा किस तरफ होती है? माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर। तो देखिए ये जो डायरेक्शन है ये P वेक्टर की डायरेक्शन को शो करता है। अब देखिए इसमें दो आवेश है, दोनों आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करते हैं। तो देखिए सर्वप्रथम माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना निम्न प्रकार करेंगे। देखिए इसके लिए हम डायग्राम में कुछ चेंजेस करें। माइनस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान है E1, इसके कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान है E2। अब देखिए आपको कल बताया था विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाओं में माइनस की दिशा होती है अंदर की ओर और प्लस की दिशा होती है बाहर की ओर। तो देखिए ये माइनस है, मैंने क्या किया, बिंदु O से इसके केंद्र से स्मॉल r दूरी पर, इसके केंद्र से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P लिया। इस बिंदु P पर आपको E अक्ष की गणना करनी है। तो देखिए ये आवेश है और आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होती है या विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, और इस आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 और इसके कारण उत्पन्न E2। तो देखिए ये माइनस है तो माइनस के कारण दिशा कैसी हो जाएगी? अंदर की ओर। तो यहाँ पर डायरेक्शन हो गई E1 की। अब देखिए E2 की डायरेक्शन, E2 किसके कारण उत्पन्न हुआ? प्लस क्यू आवेश के कारण। तो प्लस क्यू आवेश है तो उसकी डायरेक्शन होती है विद्युत क्षेत्र रेखाओं में बाहर की ओर। तो देखिए इसकी डायरेक्शन होगी ये बाहर की ओर E2। अब देखिए सर्वप्रथम माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 का मान निम्न होगा। हमने पढ़ा प्रीवियस लेक्चर में E बराबर होता है KQ अपॉन R स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसलिए E1 बराबर KQ अपॉन AP स्क्वायर। अब AP स्क्वायर क्यों हुआ कि किस आवेश के कारण हो रही है? माइनस क्यू आवेश के कारण। तो कहां पर स्टार्ट होता है? A से, और कहां पर खत्म हो रहा है? P पर। तो देखिए O से P तक की डिस्टेंस है R और O से A तक की डिस्टेंस है A। तो इसकी फाइनल जो डिस्टेंस होगी वो क्या हो जाएगी? R प्लस A। इट मींस AP इक्वल हो जाएगा R प्लस A। तो यहां पर मैं वैल्यू पुट कर देता हूं। देखिए E1 इक्वल, और यहाँ पर चार्ज नेगेटिव है तो इसका मैं मैग्नीट्यूड ले लेता हूँ परिमाण। तो हो जाएगा KQ अपॉन R प्लस A का होल स्क्वायर।
इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और इस आवेश की डायरेक्शन कहाँ होगी, P से A की ओर। तो देखिए इसकी दिशा इसकी E1 की, इसकी दिशा P से A की ओर होती है। अब कौन सा चार्ज ले रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज। तो देखिए पुनः प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 का मान निम्न होगा। तो देखिए फॉर्मूला यही होता, पहले हमने पढ़ा, पॉइंट चार्ज के कारण बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पर हो जाएगा E2 बराबर KQ अपॉन R स्क्वायर। R का मतलब डिस्टेंस। तो देखिए डिस्टेंस कहां से होगी, B से लेकर के P तक। तो क्या आ जाएगा BP स्क्वायर। अब देखिए BP का मान क्या होगा, अकॉर्डिंग टू डायग्राम देखते हैं। तो देखिए O से लेकर P तक की डिस्टेंस क्या है, R। तो और O से लेकर B तक की डिस्टेंस क्या है, A। तो इसकी जो रिमेनिंग डिस्टेंस होगी वो रिमेनिंग डिस्टेंस क्या हो जाएगी, R माइनस A। ये किसका मान आ गया, BP का। तो देखिए BP का मान BP बराबर हो गया R माइनस A। अब मैं इसमें वैल्यू पुट कर रहा हूं। तो देखिए इसलिए E2 बराबर KQ अपॉन R माइनस A का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर सेकंड। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, B से P की ओर, क्योंकि ये बाहर की ओर है। इसकी दिशा B से P की ओर होती है या होगी। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हमें क्या नॉन हो रहा है, देखिए E है जो इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, विद कर्मानुपाती। इन दोनों में क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट घट रही है। तो ये राशि घट रही है तो इसका मान बढ़ेगा। और इधर देखिए यहाँ पर प्लस है, मतलब दोनों राशियों का योग हो रहा है, मतलब राशि के मान में वृद्धि हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, कमी। विद कर्मानुपाती का मतलब हुआ कि एक राशि बढ़ेगी तो दूसरी घटेगी, और दूसरी बढ़ रही है तो पहली राशि घट जाएगी। तो दोनों समीकरण से ये स्पष्ट होता है कि E2 का जो मान है वो किससे बड़ा होगा, E1 से। तो हमें यहाँ चाहिए रिजल्टेंट, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए अतः परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान हो जाएगा E इक्वल E2 माइनस E1। दोनों की वैल्यू पुट कर देते हैं। पुट द वैल्यूज। E इक्वल हो जाएगा, E2 की वैल्यू है KQ बाय R माइनस A का होल स्क्वायर, फिर माइनस KQ बाय R प्लस A का होल स्क्वायर। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, KQ। तो दोनों में से कॉमन ले लेते हैं KQ, ब्रैकेट 1 अपॉन R माइनस A का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन R प्लस A का होल स्क्वायर। अब देखिए दोनों का एलसीएम ले रहा हूं, तो एलसीएम लेने पर हमें क्या मिलेगा, KQ डिवाइडेड बाय R माइनस A का होल स्क्वायर R प्लस A का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर माइनस का है तो कौन सा आ जाएगा, रिमेनिंग पार्ट R प्लस A का होल स्क्वायर माइनस R माइनस A का होल स्क्वायर। आपने क्लास 10th में एक फॉर्मूला स्टडी किया था, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इक्वल A प्लस B A माइनस B। अब आप कहोगे सर यहाँ पर A स्क्वायर कौन सा है, B स्क्वायर कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर जो ये टर्म्स है A और ये जो टर्म्स है वो है B।
ऊपर तक फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब अंश में तो ये वाला अप्लाई करना है, इस डायरेक्शन वाला, और हर में कौन सा, देखिए ए स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी, तो यहाँ ए माइनस बी ए प्लस बी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऊपर वाले भाग में तो ये फॉर्मूला यूज करना है और नीचे वाले भाग में ये वाला। तो देखना इसको अच्छी तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे इसको। E इक्वल के क्यू ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मतलब ए प्लस बी, ए हो गया आर प्लस ए, फिर प्लस आर माइनस ए ब्रैकेट क्लोज, फिर a माइनस बी, तो r प्लस ए माइनस फिर r माइनस ए। तो देखिए माइनस का अंदर गुणा होगा तो ये हो जाएगा प्लस ब्रैकेट डिवाइडेड बाय, यहाँ है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नहीं इसको लेंगे यहाँ पर a माइनस बी a प्लस बी, तो देखिए कैसे लिखेंगे इसको, r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में E इक्वल के क्यू ब्रैकेट, देखिए ये माइनस का ये प्लस का हो गया कैंसिल, ये माइनस का ये प्लस का हो गया कैंसिल, r प्लस आर 2r, a प्लस ए 2a डिवाइडेड बाय r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए यहां पर एक कंडीशन, यहां पर क्या कंडीशन है कि जो r की जो वैल्यू है वेरी ग्रेटर देन a, तो a की जो उच्च घातें हैं उच्च घातों को नगण्य मानने पर, जो a की उच्च घातें उनको नगण्य मान लेते हैं। देखिए r का मान बहुत बड़ा कैसे हुआ, देखिए डायग्राम में यहाँ पर r है जो o से लेकर के p तक, जबकि a है जो o से b तक और o से a तक है, तो r के कंपैरिजन में a बहुत छोटा है, इसलिए उसको क्या कर रहे हैं, नेगलेक्ट। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या हो रहा है, E इक्वल के क्यू मल्टीप्लाई 2a मल्टीप्लाई 2r डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। देखिए के क्यू के साथ मैंने 2a को मल्टीप्लाई कर दिया और 2r को एज इट इज लिख दिया, यहाँ पर r स्क्वायर a स्क्वायर तो हो गया नेगलेक्ट, फिर r स्क्वायर और स्क्वायर और है, तो देखिए r स्क्वायर का स्क्वायर। और हम लोगों ने पढ़ा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण स्मॉल p बराबर होता है q इनटू 2a। अब देखिए क्या हो जाएगा, E इक्वल के p 2r बाय r टू पावर 4, इससे ये वाला हो जाएगा कैंसिल, तो रिमेनिंग पार्ट क्या हो जाएगा 2kp अपॉन r3। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान है अक्ष पर, और किसके कारण है, विद्युत द्विध्रुव के कारण। अब देखिए इसका वेक्टर फॉर्म रिप्रेजेंट करना है, तो वेक्टर फॉर्म इसका रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, सदिश रूप। सदिश रूप क्या है, E वेक्टर, और E है कहां पर, अक्ष पर, 2kp वेक्टर अपॉन r2, ये इसका वेक्टर फॉर्म है। P पर वेक्टर इसलिए लगा है क्योंकि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है, और ये हम लोग कल पढ़ चुके हैं। अब देखिए आपको कोई पूछ ले कि E और P में रिलेशन क्या है, इन दोनों में जो वेक्टर फॉर्म तो लिख दिया, क्या ये दोनों अनुदिश है या विपरीत है, तो देखिए डायरेक्शन कौन सी है P की, माइनस q टू प्लस q। E की डायरेक्शन कौन सी होगी, E की डायरेक्शन भी इस डायरेक्शन में, क्योंकि रिजल्टेंट जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो फाइंड कर रहे हैं, तो दोनों की डायरेक्शन सेम है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की बात कर। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा E की दिशा P की दिशा के अनुदिश, अनुदिश का मतलब होता है समांतर होती है। यह टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए,
फिर नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं निरक्ष पर। देखिए अक्ष का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब पढ़ते हैं निरक्ष। निरक्ष का एक ऐसा कैसा डेरिवेशन है वो करते हैं। माइनस क्यू चार्ज एंड प्लस क्यू चार्ज, ये इसका सेंटर पॉइंट O, ये डिस्टेंस हो गई A, ये डिस्टेंस भी हो गई A। इसकी जो टोटल डिस्टेंस है वो हो गई 2 है। इसके कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान E1, इसके कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान E2। इसको मैंने नेम दे दिया A, इसको नेम दे दिया B। अब देखिए यहाँ पर अक्ष था, अब अक्ष की जगह हमें कौन सा टॉपिक करना है? निरक्ष। निरक्ष का मतलब होता है y अक्ष पर। तो देखिए मैंने बताया था कि एक ऐसी रेखा जो केंद्र से गुजरती है और उसके साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है वो निरक्ष कहलाती है। अब देखिए इसके कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर बिंदु है P। यहाँ पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो देखिए इसके लिए क्या कर रहा हूं मैं, इसको इससे मैच कर रहा हूं और इसको भी मैच कर लिया। इससे अब देखिए ये डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस है r, ये डिस्टेंस है a और ये है 90 डिग्री। राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया। तो इसमें कर्ण की गणना करेंगे तो इसका मान आएगा रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और इसके सिमिलर है, इसकी भी वैल्यू आएगी रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब देखिए धनावेश है, धनावेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बाहर की और ऋणावेश के कारण अंदर की। तो देखिए ये ऋणावेश है तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र कौन सा उत्पन्न हो रहा है? E1, तो इसकी डायरेक्शन हो गई इनसाइड। ये है पॉजिटिव चार्ज, धनावेश है तो इसके कारण क्या हो जाएगी? बाहर की। ये क्या हो गया? E2। अब देखिए जो ये बिंदु P के साथ रिलेशन है उसके साथ ये कोण बना रहा है थीटा और ये वाला भी कोण बना रहा है थीटा। अब देखिए इसके बाद का अध्ययन आगे हम बाद में करेंगे जब इसकी नेसेसरी होगी। तो देखिए पहले कैलकुलेशन करते हैं इसकी। सर्वप्रथम माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 का मान निम्न होगा। देखिए बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है KQ/r²। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा E1 इक्वल K माइनस Q अपॉन बिंदु A से P तक की डिस्टेंस। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? AP का स्क्वायर। देयरफॉर AP की वैल्यू क्या है इसके अकॉर्डिंग? AP की वैल्यू है रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, लेकिन यहाँ है AP स्क्वायर तो स्क्वायर करने पर AP का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। देन E1 इक्वल इसका ले लेते हैं मैग्नीट्यूड, हो जाएगा पॉजिटिव तो हो जाएगा r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसकी दिशा का निर्धारण करते हैं। तो देखिए इसकी दिशा P से इसकी E1 की P से A की ओर होगी। ये तो हो गया माइनस क्यू चार्ज से। अब बात करते हैं प्लस क्यू चार्ज से। पुनः प्लस क्यू आवेश
के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 का मान निम्न होगा। अब देखिए इसके कारण हो जाएगा E2 इक्वल KQ अपॉन BP स्क्वायर। अब BP स्क्वायर क्यों हुआ? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज कहां पर सिचुएट है? बिंदु B पर, और इससे P की डिस्टेंस BP का मान कितना? रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो देखिए BP की वैल्यू दे रखी है रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो BP का स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा तो क्या होगा? R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। देन फाइनल फार्मूला क्या होगा? E2 इक्वल KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। इक्वेशन नंबर सेकंड। इसकी दिशा बिंदु B से P की ओर होगी। अब देखिए हमें फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड एंड फर्स्ट का यूज करना है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 व 2 से। तो देखिए समीकरण 2 से E is inversely proportional to R square plus A square। तो देखिए यहाँ पर प्लस है तो प्लस हो रहा था, इसमें भी क्या होगा? प्रति इसमें वृद्धि हो रही है, इसमें कमी। लेकिन इस फॉर्मूले को देखते हैं तो देखिए यहाँ पर भी प्लस है तो इसमें वृद्धि हो रही है, इसमें क्या हो रही है? कमी। मतलब दोनों के मानों में कमी हो रही है। मतलब E1 और E2 की जो वैल्यू है वो दोनों ही वैल्यू है इक्वल। मतलब KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर और E2 की वैल्यू ये KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना है? देखिए अतः E1 इक्वल E2 बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं परिमाण में समान परंतु दिशा में कुछ दूरी पर विपरीत होने के कारण इनके घटक लेने पर। अब देखिए इनके घटक लेना, घटक का क्या मतलब है? घटक दो प्रकार के, एक तो x अक्ष के अनुदिश और एक y अक्ष के अनुदिश। देखिए तो अकॉर्डिंग टू डायग्राम यहाँ घटक ले रहे हैं। तो देखिए ये है इस पॉइंट P और मैंने यहाँ पर एक x अक्ष ड्रॉप की और ये हो गई y अक्ष। तो देखिए ये वाली भी ले सकते हैं और ये वाली। अब आपको मैं बता रहा हूं कि ये वाली क्यों लेंगे, क्योंकि ये तो पूरी x अक्ष है, लेकिन ये वाली क्यों लेंगे? देखिए ये एंगल थीटा, तो यहाँ पर भी एंगल क्या हो जाएगा? थीटा। और इसके क्रॉस पॉइंट में संगत कोण से यहाँ पर क्या बन गया? थीटा। अब देखिए अगर मैं इधर थीटा लेता हूँ यहाँ पर और इधर थीटा होगा नहीं, संगत कोण से क्यों नहीं होगा थीटा? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ E2 का ही मान आ रहा है, E1 का इसके साथ कोई भी रिलेशन नहीं हो रहा। मतलब दोनों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में रिलेशन फाइंड करना है। तो यहाँ पर E1 की वैल्यू नहीं आ रही, इसलिए ये वाला जो x अक्ष है वो हम लोग यूज नहीं कर रहे। अब देखिए इसके अनुदिश यहाँ थीटा हो गया तो यहाँ पे भी थीटा। तो देखिए मैं इस E1 को इस दिशा में रोटेट कर रहा हूं तो इस E1 का मान आ गया, सॉरी E2 का मान हो गया E2 cos थीटा। इस E1 को ऊपर रोटेट किया तो ऊपर रोटेट करने पर E1 cos थीटा होगा। फिर देखिए ये इसके x अक्ष के अनुदिश घटक हो गए। अब इसके y अक्ष के अनुदिश घटक निकालें तो इसको इस दिशा में रोटेट किया तो यहाँ हो जाएगा E2 sin थीटा। अब देखिए E1 को इस दिशा में रोटेट किया तो यहाँ पर हो गया E1 sin। अब देखिए ये थीटा का और cos का
क्या रिलेशन है वो मैं इस वीडियो के बाद में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि साइन कैसा आया और कॉस कैसा आया। तो देखिए इसके घटक ले लिए मैंने, तो देखिए 37 घटक तो हो गए, 37 का मतलब एक्स एक्सिस, और ऊर्ध्वाधर जो है ऊर्ध्वाधर का मतलब हो गया एक्स वाई एक्सिस। तो देखिए इसके 37 घटक हो गए E1 cos थीटा और E2 cos थीटा। नेक्स्ट इसका ऊर्ध्वाधर घटक हो गया E1 sin थीटा और E2 sin थीटा। समीकरण नंबर 3, 4 और 5। अब देखिए जो इसके ऊर्ध्वाधर घटक है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में, परिमाण में समान है लेकिन दिशा में विपरीत है, तो ये एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देंगे। इसलिए यहाँ पर इसका रिजल्टेंट वैल्यू कौन फाइंड करेंगे? 37 घटक नहीं, 37 घटक इसकी रिजल्टेंट वैल्यू देंगे। परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 37 घटक प्रदान करते हैं। तो देखिए अतः परिणामी तीव्रता का मान तो हो जाएगा E बराबर E1 cos थीटा एंड E2 cos थीटा। तो देखिए बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 3 यूज क्यों कर रहे हैं कि E1 और E2 एक दूसरे के क्या है? इक्वल है। तो देखिए क्या हो जाएगा E इक्वल E1 cos थीटा प्लस E1 cos थीटा, फाइनली क्या हो जाएगा E इक्वल 2E1 cos थीटा। देखिए आप E2 की जगह मैंने E1 लिया, आप E1 की जगह भी E2 भी ले सकते हैं, उससे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि दोनों के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं समान है। तो देखिए परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में E1 का मान तो हमारे पास है लेकिन cos थीटा का हमारे पास नहीं है। तो देखिए cos थीटा की वैल्यू गणना करते हैं। तो देखिए पॉइंट ए यहाँ पर लगाते हैं, cos थीटा की गणना। cos थीटा की गणना कैसे करेंगे? एक राइट एंगल ट्रायंगल ले रहे हैं और वो कहां से ले रहे हैं देखना, O, B और P। यहाँ पर एंगल मेन हो रहा है थीटा, ये 90 डिग्री, ये है E डिस्टेंस और ये हो गई आपकी स्मॉल r और ये हो गई r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब देखिए ये कैसा है, इसमें देखिए O B P, ये वाला क्या हो गया r, ये क्या हो गया a, ये वाला क्या हो गया r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब देखिए आपको cos थीटा का फॉर्मूला आना चाहिए। cos थीटा का फॉर्मूला आपको नहीं याद है तो लाल बटा काका से, तो आधार बटा कर्ण हो जाएगा। तो देखिए cos थीटा इक्वल आधार बटा कर्ण। तो देखिए cos थीटा, थीटा के सामने वाली भुजा लंब और 90 के सामने वाला कर्ण, तो आधार हो गया a बाय रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर या r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ये cos थीटा का मान आ गया। अब देखिए इक्वेशन नंबर 6 में E1 और cos थीटा का मान पुट करना। तो देखिए पुट द वैल्यू ऑफ E1 एंड cos थीटा इन इक्वेशन नंबर 6। समीकरण 6 में E1 और cos थीटा का क्या करना, आपको मान रखना। तो देखिए E बराबर 2kq अपॉन r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर मल्टीप्लाई a बाई r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब देखिए इसके ऊपर क्या लग रखा है रूट, तो मैं रूट को और कैसे लिख सकता हूं हाफ। इसके ऊपर क्या है यहाँ पर ये लिख रखा है नॉर्मल, इसकी पावर है 1। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा E इक्वल 2kq मल्टीप्लाई a डिवाइडेड बाय r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 3/2। 3/2 कैसे हुआ? इसकी पावर ऐड हो जाएगी, बेस इक्वल होने पर पावर ऐड हो जाती है। तो देखिए यहाँ फॉर्मूला बन जाएगा k q मल्टीप्लाई 2a डिवाइडेड बाय r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 3/2। नेक्स्ट देखिए r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a, देन उच्च घातों को
नगण्य मानने पर ए की जो पावर है कुछ हायर पावर है उसको नेगलेक्ट कर दिया, तो देखिए क्या बचेगा, और P इक्वल होता है Q इंटू 2A, तो हो जाएगा E इक्वल के पी अपॉन आर स्क्वायर, फिर A तो हो गया 0 और इसकी पावर 3/2, E इक्वल के पी अपॉन आर स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो बन जाएगा E इक्वल के पी अपॉन आर क्यू, और ये जो फॉर्मूला बना वो कहाँ पर बना है, निरक्ष पर, ये इसका फॉर्मूला हो गया। वहां पर फॉर्मूला था E इक्वल के पी अपॉन आर क्यू, यहाँ तो हो गया के पी अपॉन आर क्यू, और अक्ष पर क्या हो जाएगा 2 के पी अपॉन आर क्यू। अब इसका वेक्टर फॉर्म देखते हैं, तो देखिए सदिश रूप, सदिश रूप क्या होगा, E वेक्टर इक्वल के पी वेक्टर अपॉन आर क्यू, लेकिन आगे साइन कैसा आ जाएगा माइनस का, क्यों, देखिए परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कौन प्रदान करता है, सदिश वेक्टर, जबकि P की डायरेक्शन किस डायरेक्शन होती है, इस डायरेक्शन में, तो P इस दिशा में है और सदिश वेक्टर इस दिशा में, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन होने के कारण यहाँ पर नेगेटिव साइन आया, मतलब E और P एक दूसरे के विपरीत दिशा में। अगर कोई दो भौतिक राशियां विपरीत दिशा में होती है तो उनके मध्य बने कोण का मान होता है 180 डिग्री, और समांतर हुआ तो 0 डिग्री, लंबवत हुई तो 90 डिग्री। तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ा वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना। अब कल जो लेक्चर पढ़ेंगे हम, उस नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे बल आघूर्ण की गणना। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, कूलॉम्स लॉ पर बेस्ड, वो करेंगे, फिर हमारा यह चैप्टर फिनिश हो जाएगा।